7 अगस्त 2015। ये वो दिन था जब नारुतो की एक मूवी आई थी जिसका नाम था बोरुतो। इस मूवी ने उस टाइम बॉक्स ऑफिस पे 2.62 बिलियन येन यानी कि $17 मिलियन का कलेक्शन किया था और उस साल की 11th हाईएस्ट ग्रोसिंग जापानीज फिल्म और जापानीज बॉक्स ऑफिस की 7th हाईएस्ट ग्रोसिंग एनिमे मूवी बन गई थी। कलेक्शन के मामले में इस मूवी ने नारुतो फ्रेंचाइज की सभी मूवीज को सरपास कर दिया था और नारुतो फ्रेंचाइज की हाईएस्ट ग्रोसिंग एनिमे मूवी ऑफ ऑल टाइम बन गई थी। इस मूवी की सक्सेस की वजह से शिवशा प्रोडक्शन कंपनी ने मसाशी किशिमोटो के सामने एक प्रपोजल रखा। ये प्रपोजल नारुतो का सीक्वल बनाने का, लेकिन 14 साल से नारुतो जैसे सीरीज के ऊपर लगातार काम करने की वजह से किशिमोटो एग्जॉस्ट हो चुके थे और उन्हें अपने आप को रिगेन करने के लिए ब्रेक चाहिए था, इसलिए उन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उन्होंने शिवशा के सामने एक काउंटर प्रपोजल रखा। वो चाहते थे कि इस सीक्वल को उनके असिस्टेंट मिकियो इकेमोटो ड्रॉ करे और यूको कोदाची जिन्होंने बोरुतो की मूवी का स्क्रीन पे लिखा था वो इस सीक्वल को भी लिखे। किशिमोटो का ये प्रपोजल शिवशा को कन्विंसिंग लगा, इसलिए वो इस चीज के लिए मान गए और 9 मई 2016 को नारुतो की सीक्वल बोरुतो के मांगा की शुरुआत हुई। बोरुतो अपने साथ एक बहुत बड़ी लेगेसी ला रहा था। लेगेसी एक ऐसे शो की जिसने 14 साल तक लोगों के दिलों पर राज किया था और इसी लेगेसी की वजह से बोरुतो की मांगा को इनिशियली काफी ज्यादा हाइप और काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बोरुतो की फर्स्ट वॉल्यूम की सिर्फ जापान में लगभग 2 लाख कॉपी सोल्ड हुई और अपने पहले 7 हफ्ते में बोरुतो की फर्स्ट वॉल्यूम ने लगभग 4 लाख कॉपी सोल्ड की। जापान के साथ साथ बोरुतो को बाकी देशों में भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और 2017 में बोरुतो 6 बेस्ट सीरियलाइज मांगा बन गई और अपने रिलीज के सिर्फ 1 साल बाद 5 अप्रैल 2017 को बोरुतो का एनिमे रिलीज किया गया। मांगा की तरह बोरुतो के एनिमे को भी इनिशियली ऑडियंस से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अपने रिलीज के 1 साल के अंदर ही बोरुतो को 2017 के टोक्यो एनिमे अवार्ड फेस्टिवल में टॉप 100 बेस्ट टीवी शोज की लिस्ट में 80वीं रैंक मिली और किसी भी शो के लिए, स्पेशली बोरुतो के लिए जिसने उसी साल अपना डेब्यू किया था, ये बहुत बड़े एक्नॉलेजमेंट की बात थी। 2018 तक बोरुतो को टॉप 5 बेस्ट एनिमे में कंसिडर किया जाता था और उसी साल के क्रंचिरोल रिपोर्ट में भी बताया गया कि बोरुतो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रीम्ड एनिमे शोज में से एक है। लोग बोरुतो के एनिमे ओरिजिनल एपिसोड से काफी ज्यादा इंप्रेस हो गए और इसी की वजह से यूके एनिमे नेटवर्क ने बोरुतो को वन ऑफ द बेस्ट एनिमे फॉर ओरिजिनल स्टोरी आर्क की लिस्ट में इंक्लूड किया। बोरुतो को वो सब कुछ मिला जो कोई शो उस टाइम मिलने का सोच भी नहीं सकता था। बनी बनाई लेगेसी, हाइप, लोगों का प्यार, प्रॉफिट्स, सब कुछ। बस एक चीज बोरुतो को इंडिविजुअली करनी थी और वो थी लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना, जो बोरुतो इनिशियली तो कर पाया लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट द डाउनफॉल ऑफ बोरुतो स्टार्टेड। 2018 ये वो साल था जब बोरुतो ने आसमान की ऊंचाई और जमीन की गहराई दोनों एक साथ देखी। 2018 में बोरुतो की मांगा नॉर्थ अमेरिका की 4th बेस्ट सेलिंग मांगा बन गई और तब बोरुतो के क्रिएटर्स को लगा कि शायद बोरुतो भी नारुतो की तरह एक मैजिक क्रिएट कर पाएगा, लेकिन उसी साल के एंड तक आते आते उनकी ये गलतफहमी टूट गई। बोरुतो के मांगा को इनिशियली काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन बोरुतो के क्रिएटर्स उस रिस्पॉन्स को कैपिटलाइज नहीं कर पाए और अपने फर्स्ट वॉल्यूम के बाद से बोरुतो के मांगा की सेल्स गिरती ही चली गई। जब बोरुतो की फर्स्ट वॉल्यूम ने 7 हफ्तों में 4 लाख कॉपी सोल्ड की, वह 4th वॉल्यूम आते आते ये सेल्स गिरकर सिर्फ 2,62,000 हो पाई और अपने 20वीं वॉल्यूम तक ये सेल्स इतनी ज्यादा गिर गई कि 20 जुलाई 2019 को बोरुतो की मांगा को शिवशा के वीकली मैगजीन से शिवशा के मंथली वीजम मैगजीन में डिमोट कर दिया गया। बोरुतो की मांगा अपनी फर्स्ट वॉल्यूम के बाद से मैगजीन को इतना अच्छा प्रॉफिट करके दे नहीं पाई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों शिवशा मैगजीन ने लॉस के बावजूद बोरुतो की मांगा को कैंसिल नहीं किया। इस सवाल का जवाब काफी सिंपल था, बोरुतो के एनिमे की वजह से। बोरुतो का मांगा जरूर लॉस में था, लेकिन बोरुतो का एनिमे प्रोडक्शन कंपनी वालों को काफी अच्छा प्रॉफिट करके दे रहा था। बोरुतो का एनिमे टीवी टोक्यो इस टेलीविजन नेटवर्क के लिए पिछले 6 साल से सेकंड मोस्ट प्रॉफिटेबल शो था और अगर जापान की बात करें तो जापान में बोरुतो का एनिमे बोरुतो के मांगा से काफी ज्यादा पॉपुलर था और ये बोरुतो का एनिमे ही था जिसने हर कदम पर बोरुतो के मांगा को फाइनेंशियली सपोर्ट किया। अगर बोरुतो का एनिमे ही ना होता तो शायद ही बोरुतो के मांगा को इतना ज्यादा लॉन्ग रन दिया जाता और यही वो रीजन था जिसकी वजह से बोरुतो के क्रिएटर्स ने बोरुतो के मांगा के रिलीज के सिर्फ 1 साल बाद बोरुतो के एनिमे को रिलीज कर दिया। अगर बोरुतो के एनिमे की बात करें तो बोरुतो का जो एनिमे था वो राइटर्स का एक ग्रुप हैंडल करता था जिन्हें कोदाची सुपरवाइज करते थे और अगर उन राइटर्स को शो में कोई भी स्टोरी ऐड करनी होती थी तो उन्हें कोदाची का अप्रूवल लेना पड़ता था। लेकिन दिक्कत की बात तो ये थी कि ना कोदाची और ना वो राइटर जानते थे कि आखिर फैंस को चाहिए क्या था। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, बोरुतो के मांगा की तरह बोरुतो के एनिमे को भी इनिशियली लोगों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला।
कोदाची ने अपनी टीम के साथ मिलकर जो एनिमे ओरिजिनल एपिसोड्स रिलीज किए वो लोगों को काफी इंटरेस्टिंग लगे। लेकिन जब बार बार लगातार फैंस को ओरिजिनल स्टोरी छोड़कर सिर्फ वही एपिसोड्स देखने को मिलने लगे तो फैंस बोरुटो से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए। और जैसे जैसे शो आगे बढ़ता गया वैसे वैसे फैंस की डिसअपॉइंटमेंट बढ़ती ही चली गई। अब फैंस को बोरुटो की हर एक चीज से दिक्कत होने लगी, फिर चाहे वो शो का मेन कैरेक्टर हो, शो की एनिमेशन क्वालिटी हो, कैरेक्टर डेवलपमेंट हो या स्टोरी लाइन। धीरे धीरे करके लोगों ने शो को देखना ही बंद कर दिया। मसाशी किशिमोटो चाहते थे कि बोरुटो उनके वर्क को भी सरपास कर दे, लेकिन सरपास करना तो छोड़ो बल्कि नारुतो की तरह एक मैजिक क्रिएट करने के चक्कर में बोरुटो लोगों की नजरों में नारुतो की एक सस्ती कॉपी बनकर रह गया। और 26 मार्च 2023 को लो रेटिंग्स की वजह से बोरुटो को रोक दिया गया। और जब स्टूडियो पायरेट से इसका कारण पूछा गया तब उन्होंने कहा कि उन्हें इस शो के एनिमेशन और प्रोडक्शन क्वालिटी को बढ़ाने के लिए समय चाहिए, इसलिए वो इस शो को रोक रहे हैं। तो चलिए जानते हैं उन कारणों के बारे में जिनकी वजह से बोरुटो को असलियत में रोक दिया गया। तो सबसे पहला कारण है इनजस्टिस टू ओल्ड कैरेक्टर्स। जो लोग उस टाइम पे बोरुटो को देखते थे उनमें से जो एक मेजॉरिटी हिस्सा था वो नारुतो का था। और वो लोग बोरुटो को इसलिए देख रहे थे क्योंकि उन्हें उनके फेवरेट कैरेक्टर्स देखने को मिले, उनके पावर अप्स और उनकी नई स्टोरीज देखने को मिले। लेकिन जिस तरह से बोरुटो के क्रिएटर्स ने नारुतो के कैरेक्टर्स को ट्रीट किया वो लोगों को पसंद नहीं आया और लोग बोरुटो से नफरत करने लगे। लेकिन उनकी नफरत सिर्फ शो को लेकर नहीं थी, उनकी नफरत थी बोरुटो इस कैरेक्टर को लेकर। बोरुटो शुरुआत से ही लोगों की फेवरेट लिस्ट में कभी भी नहीं था और जिस तरह से उसे लिखा गया था उसकी वजह से वो लोगों की नज़रों में एक एनोइंग कैरेक्टर बन गया। उसे वो सब कुछ बहुत ही आसानी से मिला जिसे कमाने में नारुतो की पूरी जिंदगी चली गई। और इसी की वजह से नारुतो के जो मेजॉरिटी फैंस थे वो बोरुटो से नफरत करते थे। दूसरा कारण है रिलीजिंग बोरुटो इन वीकली फॉर्मेट। बोरुटो के क्रिएटर्स हमेशा से ही बोरुटो को नारुतो की तरह एक लॉन्गर फॉर्मेट में वीकली रिलीज करना चाहते थे, ये जानते हुए कि उस समय की ऑडियंस का व्यूइंग हैबिटेट ज़्यादा नहीं था, वो ज़्यादा बड़े शोज देखना पसंद नहीं करते थे। और अगर इसके बजाय वो बोरुटो को सीजनली रिलीज करते तो उन्हें शो की क्वालिटी मेंटेन करने में आसानी भी हो जाती और लोग उनके इस शो से अच्छे तरीके से कनेक्ट भी कर पाते। लेकिन उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जो उनके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल था। देखिए, मैं किसी आर्टिस्ट के पैसे कमाने के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। आर्टिस्ट को अपने आर्ट के पैसे मिलने ही चाहिए, लेकिन अगर आप अपना कोई प्रोडक्ट ऑडियंस को बेच रहे हो तो उस प्रोडक्ट में उतनी तो सिग्निफिकेंस होनी चाहिए कि लोगों को आपका प्रोडक्ट आपका सिर्फ पैसे कमाने का जरिया ना लगे। तीसरा कारण फिलर्स। इन 3 कारणों में से सबसे महत्वपूर्ण कारण आज लोगों की नजरों में बोरुटो जितना भी खराब शो है उसकी एक बहुत बड़ी वजह उसके फिलर्स रहे हैं। बोरुटो में टोटल 293 एपिसोड्स हैं, जिनमें से 206 एपिसोड्स फिलर्स हैं। पूरे शो का लगभग 70%, जो किसी भी शो के लिए एक बहुत बड़ा नंबर है। बोरुटो में इतने सारे फिलर्स होने का एक बहुत बड़ा रीजन है बोरुटो का वीकली रिलीज होना। बोरुटो के आने में जब पहली बार अनाउंस किया गया तो बोरुटो के मांगा के सिर्फ 11 ही चैप्टर्स रिलीज हुए थे, जिसको अगर वो लोग शुरुआत से ही अडॉप्ट कर लेते तो मुश्किल से 3 से 4 एपिसोड्स बन पाते। बोरुटो के क्रिएटर्स ने मांगा को डेवलप होने के लिए जितना जरूरी समय चाहिए होता है उतना दिया ही नहीं, जिसकी वजह से बोरुटो के मांगा और एनिमे के बीच में जो गैप था वो बहुत ही कम था। लेकिन दिक्कत की बात सिर्फ ये नहीं थी, बोरुटो के एनिमे का हर वीक में एक नया एपिसोड रिलीज होता था। लेकिन इसके कंपैरेटिवली बोरुटो का जो मांगा था वो वीकली नहीं बल्कि एक मंथली मांगा था। और जो एवरेज मंथली मांगास होते हैं वो एक महीने में 70 से 80 पेजेस रिलीज करते हैं, और इसके कंपैरेटिवली बोरुटो का जो मांगा था वो एक महीने में सिर्फ 45 से 50 पेजेस ही रिलीज करता था, एक एवरेज मंथली मांगा से लगभग 40% कम। इसलिए इस चीज को कंपनसेट करने के लिए बोरुटो के एनिमे के जो क्रिएटर्स थे उन्होंने स्टार्टिंग से ही शोज में फिलर्स ऐड करना चालू कर दिए। और एक टाइम पे शो में फिलर्स इतने ज्यादा बढ़ गए कि बोरुटो की रेटिंग कम होती ही चली गई। और एक समय ऐसा आया जब लोगों ने बोरुटो को देखना ही छोड़ दिया और अपने रिलीज के लगभग 6 साल बाद बोरुटो को कम रेटिंग्स की वजह से रोक दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि बोरुटो का एनिमे पूरी तरह से एक फेलियर था। बोरुटो के एनिमे ने अपने 6 साल के रन में बहुत सारे नोटिसेबल अचीवमेंट्स की थी। 2019 में बोरुटो के एनिमे को बेस्ट फाइट सीन और बेस्ट कंटिन्यूइंग सीरीज के लिए नॉमिनेट किया गया, और 2022 में फिर से बेस्ट फाइट सीन के लिए बोरुटो को नॉमिनेट किया गया। इन सब अचीवमेंट्स के साथ साथ बोरुटो का जो 218वां एपिसोड था उसे टॉप 100 हाईएस्ट रेटेड एपिसोड्स ऑफ ऑल टाइम का हिस्सा बनाया गया। मिकी उकेमोटो ने बोरुटो को एक अच्छा मांगा बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन लोगों की बोरुटो की तरफ अपेक्षाएं इतनी ज्यादा थी कि वो उन्हें पूरा करने में असफल रहे। अब बोरुटो जिस मोड पर खड़ा था वहां से उसे एक चमत्कार ही बचा सकता था, और चमत्कार थे मसाशी किशिमोटो। 15 नवंबर 2020 को बोरुटो के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे यह अनाउंस किया गया कि मसाशी किशिमोटो एज अ ऑथर वापस आ रहे हैं। ये न्यूज सुनने के बाद लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि मसाशी किशिमोटो ने बोरुटो को क्यों रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन वो पूरी वजह नहीं थी। नारुतो के खत्म होने के बाद किशिमोटो न्यू जॉनर्स को एक्सप्लोर करना चाहते थे, इसलिए 2019 में उन्होंने सामुराई 8 नाम की एक साइंस फिक्शन मांगा लिखी, और इस मांगा को लेकर किशिमोटो के बहुत बड़े प्लान्स थे। लेकिन थोड़े महीनों में ही सीरीज की पेसिंग और आर्ट स्टाइल को लेकर लोगों से कंप्लेंट्स आने लगी, और अपने रिलीज के 1 साल के अंदर ही किशिमोटो के सामुराई 8 इस मांगा को कैंसिल कर दिया गया। लेकिन अगर ये मांगा एक सक्सेस बन जाती
तो इस बात के चांसेस बहुत ही कम थे कि किशिमोटो बोरुटो के लिए वापस लौट आते। लेकिन किशिमोटो के वापस आने से बोरुटो में वो मैजिक लौट आया। लोग बोरुटो को फिर से पढ़ने लगे। किशिमोटो के अंदर बोरुटो पीक करने लगा और दिसंबर 2023 में श्यूशा के मांगा प्लस वेबसाइट पे बोरुटो ने वन पीस, चेनसॉ मैन और जुजुत्सु काइसेन जैसे शोज को रीड्स के मामले में सरपास कर दिया। बोरुटो ने वो करके दिखाया जो नारुतो कभी कर नहीं पाया, और वो था वन पीस को सरपास करना, फिर चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो। आई नो कि आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं इस वीडियो को एक पॉजिटिव नोट के साथ खत्म करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये पॉसिबल नहीं है। किशिमोटो के अंडर बोरुटो का मांगा जरूर पीक कर रहा है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि बोरुटो के मांगा की सेल्स दिन ब दिन गिरती ही जा रही है। और अगर वो ऐसे ही गिरती रही तो एक समय ऐसा आएगा जब बोरुटो की मांगा को कैंसिल कर दिया जाएगा। और अगर दूसरी तरफ हम लोग बोरुटो के एनिमे की बात करें तो स्टूडियो पायरेट ने ये साफ साफ कह दिया है कि वो लोग उन शोज के ऊपर ज्यादा फोकस करने वाले हैं जिन्हें लोग देखना चाहते हैं। और रही बात बोरुटो के एनिमे की, तो बोरुटो का एनिमे हमें कम से कम 2028 तक तो देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हाल तो ये सभी चीजें ये सजेस्ट कर रही है कि बोरुटो ज्यादा समय के लिए सस्टेन नहीं कर पाएगा, लेकिन बोरुटो के पास अभी भी एक उम्मीद बची है, और वो उम्मीद है मसाशी किशिमोटो। और मैं ये जानता हूँ कि ये इंसान अंततः मुझे और इन स्टैटिस्टिक्स को गलत साबित करेगा, और अगर ऐसा हो गया तो मुझे इस बात की दिल से खुशी होगी। ऐसा करता हूँ कि बोरुटो का 2 ब्लू वोर्टेक्स ये आर्क बोरुटो सीरीज के ऊपर वैसा इम्पैक्ट डाले जैसा नारुतो शिपुडेन ने नारुतो सीरीज के ऊपर डाला था।